नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 1 से लेकर 11 तक के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें आपके 11 कंप्लीट हो चुके हैं और आपका 12वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है। देखिए, हर प्रैक्टिस सेट में आपके 100 क्वेश्चन है, जिसको हम 25-25 क्वेश्चन करके 4 पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का सेकेंड वीडियो है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, देखिए इसमें 2 है। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग वाला है ये। तो आपको अभिकथन क्या दिया है? अभिकथन है आपका, भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है। इसका उन्होंने कारण क्या दिया है? भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है पहला, ए सही है तथा आर गलत है। बी है आपका, ए गलत है तथा आर सही है। सी है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। डी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए एक बार फिर से कथन और कारण देखिए। कथन है आपका, भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है, और इसका जो कारण है वो दिया है, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसमें ये दोनों ही सही हैं, और जो आपका आर है, ठीक है, ये इसकी ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के उद्विकासीय सिद्धांत से है? मॉर्गन का, स्टीवर्ट का, वाइट का या विरस्टीड का? आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा वो विचारक है जिसका संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत से है। तो देखिए ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये किसका है। ये है स्टीवर्ट का। ठीक है, जो आपके जूलियन स्टीवर्ट थे, ये सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है, निम्न में से कौन से साधन सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक हैं? प्रेस, रेडियो, इंटरनेट या उपर्युक्त सभी? ठीक है, आप पूछ रहा है इनमें से कौन से जो साधन है वो सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपसे पब्लिक वोटिंग करानी हो या फिर पब्लिक से किसी तरह की राय लेनी हो, तो वो आपके देखिए प्रेस यानी कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी किया जा सकता है। ठीक है, रेडियो के माध्यम से भी किया जा सकता है, इंटरनेट के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, सार्वजनिक राय सामाजिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है। सार्वजनिक राय से तात्पर्य ऐसी राय से है जो लोगों द्वारा किसी सार्वजनिक मुद्दे पर दी जाती है। सार्वजनिक राय कायम करने के लिए जो प्रमुख साधन है उसमें रेडियो, प्रेस, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट, सोशल साइट्स, ठीक है, आज आपने देखा होगा कि फेसबुक हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इन सब पे क्या चलते हैं? वोटिंग, जैसे किसी चीज में किसी का सजेशन लेना होता है पब्लिक का, तो उसमें वोटिंग पोल्स चलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये मतलब लोग उस पर अपना सजेशन देते हैं 4 में से कि उनको कौन सा सही लग रहा है ना। ये आधुनिक है। जब पिछला होता, मतलब जब पहले के ज़माने में जब इंटरनेट और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो रेडियो पे आपसे कोई सवाल पूछा जाता था कि उसके आपको फिर 2-3 ऑप्शन बता दिए कि आपको ये सही लग रहा है कि ये सही लग रहा है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका रिस्पॉन्स करते थे। न्यूज़पेपर में भी इसी तरह से छापा जाता था। तो ये सब क्या है? ये सब सार्वजनिक राय कायम करने में सहायक साधन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके आगे। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक कौन कौन से हैं? निरक्षरता, रूढ़िवादिता, निहित स्वार्थ या उपर्युक्त
सभी। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, अगर कोई बड़ा सोशल चेंज है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। तो निरक्षरता भी देखिए इसमें एक, लोगों का अनपढ़ होना भी उसमें एक बाधा है, ठीक है। रूढ़िवादिता यानी कि जो लोग पुरानी रिजिड परंपराओं से चिपके हुए हैं वो भी किसी नई चीज को एक्सेप्ट करने में जो दिक्कत है, परेशानी है, वो खड़ी करते हैं, ठीक है। और निहित स्वार्थ, मान लीजिए कि कोई परिवर्तन है वो समाज के निचले तबके के फेवर में है, तो इससे क्या है, इससे जो ऊपर के वाले लोग हैं उनको क्या होता है, उनको इस बात का ये हमेशा डर रहता है कि इससे क्या होगा, उनका जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा है उसमें थोड़ी सी कमी होगी। तो इसमें उनका निहित स्वार्थ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों ही कारक है, निरक्षरता, रूढ़िवादिता और निहित स्वार्थ, ये सभी सामाजिक परिवर्तन में क्या है, बाधक होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है। समाज, कानून या समाज, धर्म या कानून या उक्त तीनों। तो ये आप कई बार पढ़ चुके हैं कि जो सामाजिक नियंत्रण है वो किसी एक अभिकरण द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है। जब समाज, धर्म, कानून, प्रथा, जो राज्य, मीडिया, ये सभी चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं तभी जो है वो सामाजिक नियंत्रण लागू हो पाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऊपर उक्त तीनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्व प्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है क्या। मातुलेय, परिहास, अनुनामिता या पितृव्यय, क्या कहा जाता है। देखिए जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि अगर भांजे भांजी के जीवन में मामा को सर्व प्रमुख स्थान दिया जाएगा तो वो किस तरह की प्रथा कहा जाएगी, किस तरह की शर्त होगी, ये होगी आपकी मातुलेय, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए मातुलेय प्रथा में क्या होता है, मातृ सत्तात्मक परिवारों में ये पाई जाती है जहां मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। संपत्ति मामा से भांजे को स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मातुलेय परिवार है। यदि इसी प्रकार सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा को भांजे भांजियों के लिए सर्व प्रमुख स्थान हो तो उस प्रथा को मातुलेय प्रथा कहा जाता है और मामा की ऐसी सत्ता को मातुल सत्तात्मक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो अगर आप सोशियोलॉजी, एजुकेशन या इस तरह का आपका बैकग्राउंड रहा है तो नातेदारी वर्ड आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता होगा, वो है इरावती कर्वे का, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसमें इरावती कर्वे, टी.एन. मदन, एल.पी. विद्यार्थी या आर.एम. मैकाइवर। तो ये जो आपका कथन है, नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, ये किसका है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, इरावती कर्वे का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मॉर्गन का नाम जुड़ा है किससे, पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत से, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से या विस्तृत परिवार से। तो मॉर्गन का नाम इसमें से किससे जुड़ा है, तो देखिए जो आपका मॉर्गन का नाम जुड़ा है वो जुड़ा है आपका ऑप्शन नंबर सी, आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंधों से। इस विषय पर इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया था और अपने जो विचार है वो प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है, ठीक है। आदिवासी अध्ययन से, देखिए यहाँ पर फिर से क्या पूछा है, नहीं है, यानी कि 3 लोग जो हैं वो भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़े हैं, कोई एक है जो है वो नहीं जुड़ा है। तो वो एक कौन है आपको बताना है। ए है आपका वर्जीनियस खाखा, बी है आपका एस.एल. दोशी, सी है वेरियर एल्विन या डी है एडवर्ड टायलर। तो आपसे पूछा है कौन नहीं जुड़ा है, तो देखिए ये जो आपके एडवर्ड टायलर है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये आपके भारत के आदिवासी अध्ययन से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये संबंधित किससे है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो आपके एडवर्ड टायलर हैं ये मुख्यतः उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित माने जाते हैं आपके, ठीक है। इन्होंने मुख्य रूप से धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में काम
किया था। ठीक है, बाकी अच्छा देखिए, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये नहीं संबंधित है, तो ऐसे ही ऑप्शन देके आप 4 लोगों का नाम देके आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना कि कौन संबंधित है भारत के आदिवासी अध्ययन से। तो ये नाम याद रखिएगा, वर्जीनियस खाखा, एस.एल. दोशी और वेरियर एल्विन जो हैं, ये तीनों ही भारत के आदिवासी अध्ययन से संबंधित हैं। ठीक है, किससे संबंधित है? भारत के आदिवासी अध्ययन से। और जो नहीं संबंधित है वो कौन है? आपके एडवर्ड टायलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, कौन कौन सा है? ऑप्शन अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29। ठीक है, तो कौन सा है? देखिए, वैसे आपको संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, किसी भी जीएस का एग्जाम होता है, जिस भी एग्जाम में जीएस आती है वहां पर ये आपका पॉलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 19 क्या है आपका? अनुच्छेद 19 आपको सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 23 है ये आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं। ठीक है, ये उसमें आता है। ठीक है, तो और देखिए जो आपका अनुच्छेद 25 है ये आपका किससे संबंधित है? यही आपका संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। और जो आपका अनुच्छेद 29 है ये संबंधित है आपका शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार से। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है आपसे, आपको ये बताना है जो हमारे मूल अधिकार हैं ये संविधान के किस भाग में है और कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं, यानी कि अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ तक हैं आपके और कितने हैं फंडामेंटल आपके राइट्स यानी कि मूल अधिकार। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में है अनुच्छेद, ठीक है, और कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत की निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? ठीक है, 1947 में, 1935 में, 1952 में या 1955 में? वह अनुसूची किस वर्ष तैयार की गई जिसमें भारत की पिछड़ी एवं निम्न जातियों को सम्मिलित किया गया था? तो देखिए ये जो सूची है ये तैयार की गई थी आपकी 1935 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन कौन सा है? अभिकथन और तर्क वाला। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा कहा गया है तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। देखिए अभिकथन और तर्क क्या है? ए है आपका अभिकथन, जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। ठीक है, तर्क आपका कह रहा है भारत में लिंगानुपात निम्न है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है आप, इसके ऑप्शन देखिए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है आपका ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। डी है क्या आपका ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए फिर से एक बार कथन और तर्क देखिए। कथन कह रहा है आपका जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित रह जाता है। देखिए भारत में लिंगानुपात एक गंभीर समस्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं जो निम्न हैं। ठीक है, जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का जो 5वां हिस्सा है वो अविवाहित रह जाता है। यह कथन सत्य है परंतु लिंगानुपात महिलाओं की अविवाहित होने का कारण नहीं है। ठीक है, ये अतः मतलब इसलिए जो क्या है आपका कथन ए व कारक आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखिए ये वाला आपका सही है लेकिन इस कारण वो अविवाहित रह जाते हैं, ये आपका तर्क गलत है। ठीक है, इसके ये दोनों अलग अलग तो सही हैं। ठीक है, कि भाई अलग तो ये भी पॉइंट ठीक है आपका, ये वाला जो फैक्ट है और अलग ये फैक्ट भी सही है अगर इन दोनों को अलग अलग करके देखा जाए। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाएगा ये इसको सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो ये आपका नहीं जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? ए, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। बी, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। सी, जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है। या डी, जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। आपसे पूछ रहा है समाज की संरचना गतिशीलता किसको कहते हैं? तो देखिए, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन हो, ठीक है, तो इस तरह की स्थिति को क्या कहते हैं? इस तरह की स्थिति को कहते हैं समाज की संरचना गतिशीलता। ठीक है, देखिए समाज की जो संरचना है वो अनेक संस्थाओं से मिलकर बनती है। सभी संस्थाओं का एक प्रकार होता है जो समाज को स्थायित्व प्रदान करता है। इनके प्रकारों में परिवर्तन आने पर जो संरचनात्मक गतिशीलता है ये समाज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से निम्न में से किस सिद्धांतों से ली गई है? भूवैज्ञानिक उद्विकास, भौतिक उद्विकास, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास या जीव वैज्ञानिक उद्विकास? किससे ली गई आपसे पूछ रहा है, तो ये किससे ली गई है? देखिए, जो सामाजिक उद्विकास की धारणा है प्रत्यक्ष रूप से ये ली गई है जीव वैज्ञानिक उद्विकास से। ठीक है भाई, जो जीवों का जो उद्विकास है उसी की तरह जो आपके समाजशास्त्री थे, सोशलॉजिस्ट थे, उन्होंने समाज के जो विकास का क्रम भी एक्सप्लेन करने का मतलब ट्राई किया था, एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो ये जो आपका सिद्धांत है सामाजिक उद्विकास की जो धारणा है ये प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित है? ये संबंधित आपकी जैव वैज्ञानिक उद्विकास से। देखिए, जैसे आपने डार्विन का नाम सुना होगा, ठीक है, तो डार्विन ने जैविक उद्विकास की आपकी क्या दी थी? अवधारणा दी थी। और इसमें आपने हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना होगा, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या दिया था? सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और आपको कई बार ये भी बताया जा चुका है कि स्पेंसर को क्या कहते हैं? स्पेंसर को कहते हैं डार्विन का बुलडॉग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है? किसने किया है? आर.एम. मैकाइवर ने, ए.डब्ल्यू. ग्रीन ने, वी. परेटो ने या पी.ए. सोरोकिन ने? किसने किया है? देखिए, ये भी शायद आप पिछले प्रैक्टिस सेट में देख चुके हैं। ये किसने किया है? ये किया है आपका पी.ए. सोरोकिन ने। देखिए, पी.ए. सोरोकिन ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है। इन दोनों, देखिए इन दोनों के मध्य की संक्रमण अवस्था को क्या कहा जाता है? आदर्शात्मक अवस्था कहा जाता है। उनके अनुसार, किसके अनुसार? पी.ए. सोरोकिन के अनुसार परिवर्तन सांस्कृतिक दशाओं के बीच उतार चढ़ाव है। देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो संक्रमण की अवस्था है इसको आदर्शात्मक किसने कहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो भावात्मक और चेतनात्मक पदों के संक्रमण की अवस्था है, इनके मध्य की संक्रमण की अवस्था है, इसको आदर्शात्मक अवस्था किसने कहा है? तो ये आपका कहा है पी.ए. सोरोकिन ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बहुत बार आप इसी बुक के प्रैक्टिस सेट में बहुत बार पढ़ चुके हैं, पिछले प्रैक्टिस सेट में। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आपको क्या पता है? जो आपका हैजा है ये जल द्वारा फैलता है। ठीक है, देखिए हैजा एक संक्रामक रोग है जो वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के जो एंटेरोटॉक्सिन है उससे उत्पन्न होने वाले उपभेदों के कारण होता है। ठीक है, मनुष्यों में जो इसका संचरण है, किसका? हैजा का। मनुष्यों में हैजा का संचरण दूषित भोजन या पानी ग्रहण करने से होता है। आमतौर पर जो हैजा है वो पानी के द्वारा फैलने वाला रोग है। आपको क्या याद रखना है? इसका जो जीवाणु है उसका नाम है वाइब्रियो कॉलेरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? देखिए, आप अभी मैंने पिछले शायद प्रैक्टिस सेट नंबर 9 या 10 में आपको पूरी एक टेबल बता दी थी कि कौन सा रोग किससे होता है, कौन सा रोग जीवाणुओं के फैलने से कौन से रोग होते हैं और विषाणु के फैलने से कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा कौन से रोग फैलते हैं। तो वो एक बार टेबल आप देख लीजिएगा। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। उससे आपको ये सब जो है किस जीव से कौन सा फैलता है ये आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, तो आपसे क्या पूछा है? मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी द्वारा,
मादा एनोफिलीज द्वारा, साल्मोनेला जीवाणु द्वारा, या इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता भाई, कोई एक रोग इन तीनों ही अलग अलग प्रकार की चीजों से तो फैल नहीं सकता। या तो तीनों ही जीवाणु होते, तीनों ही विषाणु होते, तीनों ही प्रोटोजोआ तो तब भी तीनों हो सकता था। तो आपका ऑप्शन डी तो गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मादा एनोफिलीज। देखिए प्रोटोजोआ एक मतलब जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी की जाति से होता है। इसके जो वाहक है, किसके, मलेरिया रोग के जो वाहक है ये मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं। ठीक है, आपको इससे इससे संबंधित क्या चीजें याद रखनी है कि ये किससे फैलता है। तो जो मलेरिया है ये आपका प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसका जो परजीवी है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और मलेरिया के वाहक कौन है, तो इसके जो वाहक हैं वो है मादा एनोफिलीज मच्छर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदू विवाह का उद्देश्य है धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति, रति, या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए ये आपको पता होगा कि ये जो तीनों ही हैं ये क्या है, हिंदू विवाह का उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग या एड्स। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया है, आप सभी को पता होगा जो एड्स का वायरस है उसका क्या नाम होता है, HIV। ठीक है, क्या है उसका नाम होता है HIV। तो ये क्या है आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर HIV का इलाज नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। ठीक है, देखिए HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशियंसी और V फॉर वायरस। ये याद रखिएगा, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस है जिसका सही ढंग से इलाज ना किए जाने पर ये एड्स का रूप धारण कर लेता है। एड्स देखिए AIDS। ठीक है, क्या है ये आपका AIDS यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए ये दोनों ही आपके जो फुल फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी और S फॉर सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये किसका फुल फॉर्म है, एड्स का। और HIV का फुल फॉर्म क्या है आपका, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो इससे क्या HIV का अगर इलाज नहीं होगा तो ये किस में फैल जाता है, ये फैल जाता है, इससे एड्स फैल जाता है। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है ये जो आपका HIV है ये किस प्रकार का वायरस है, तो ये याद रखिएगा जो आपका HIV है ये एक तरह का रेट्रो वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका E300 का सामान्य नाम बताइए। देखिए आपको 4 विटामिन के नाम दिए गए, आपसे पूछ रहा है कि इसमें से किस विटामिन का जो रासायनिक नाम है वो E300 के का मतलब उसके नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। और देखिए जो आपका विटामिन सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन जो सी है एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम क्या है, विटामिन सी है। देखिए विटामिन सी का रासायनिक जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। देखिए इसमें आपको 2-3 पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं, कौन कौन से। जो आपका एंटीऑक्सीडेंट होता है E300, इसका सामान्य नाम क्या है, विटामिन सी। इस क्वेश्चन को आपको पलट के भी पूछ सकता है कि ये जो है विटामिन सी का सामान्य नाम क्या है, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट E300 दे देगा और 2-3 ऑप्शन और अलग दे देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और देखिए जो खट्टे प्रकार की चीजें होती हैं, फल वगैरह आपके, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं, जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरे हो गए। ठीक है, तो ये सब किसके, ये सब विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है? लैन्यूमो, हाइड्रामिनियोसिस, जात विष्ठा या भ्रूण कवच। ठीक है, तो किसके कारण हरे रंग का मलिनीकरण हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जात विष्ठा के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल हैं। यानी कि कोई एक स्थिति है वो गर्भावस्था की आपात स्थिति नहीं है, बाकी जो 3 है आपकी ये गर्भावस्था की आपात यानी कि इमरजेंसी स्थितियां हैं। ठीक है, कौन सी? अस्थानिक गर्भावस्था, प्लेसेंटा एक्विटा, प्लेसेंटा प्रिविया या एक्लेम्प्सिया। ठीक है, तो कौन सी आपकी? तो देखिए जो आपकी ऑप्शन नंबर बी है, प्लेसेंटा एक्विटा, इसको छोड़ करके जो आपकी बाकी तीनों अवस्थाएं हैं ये क्या है? ये असामान्य जो आपात स्थितियां हैं वो कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा को सामान्यतः अक्सर मेडिकल या आत्म परीक्षण के दौरान जांचा जा सकता है और आमतौर पर ये इसमें उपस्थित होता है। किसमें? ऊपरी आंतरिक चतुर्थांश में, निचली बाह्य चतुर्थांश में, निचली आंतरिक चतुर्थांश में या ऊपरी बाहरी चतुर्थांश में। तो ये किसमें होता है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी बाहरी चतुर्थांश में। यानी कि जो आपका फाइब्रोएडिनोमा को अक्सर मेडिकल जांच के दौरान या आत्म परीक्षण के दौरान जांचा जा सकता है। ये आमतौर पर 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर के असतत एकांत स्तन द्रव्यमान के रूप में पाया जाता है। यदि ये स्तन में कहीं भी स्थित हो, ये मतलब यद्यपि ये स्तन में कहीं भी स्थित हो सकते हैं, लेकिन जो अधिकांश उपस्थिति इनकी है ऊपरी बाहरी चतुर्थांश में होती है। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन परिणाम प्लेसेंटा प्रिविया के निदान पर संदेह करता है? ए, चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव, बी, पेट का दर्द, सी, ऊपरी भाग में प्लेसेंटा या डी, संवेदनशील गर्भाशय। तो देखिए जो आपका चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव है ये क्या करता है? इसका मतलब इसका जो परिणाम है ये प्लेसेंटा प्रिविया के निदान पर संदेह दिखाता है आपका। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, देखिए ये जो स्थिति है इसमें पेट की कोमलता खासकर गर्भावस्था के जो तीसरा महीना होता है तिमाही में या दर्द से जुड़ी कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हम खत्म करते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है ये खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये बुक की सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम अपना एक नया कोर्स चलाएंगे मुख्य सेविका के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी, जितने भी उससे 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी इस बुक के अलावा जितने भी आपके MCQ बनेंगे वो सभी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, वो आपका कंप्लीट बैच होगा। उस बैच के अलावा आपको कुछ भी और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ इसी चैनल पे नहीं, किसी भी अगर आपको लग रहा है कि उसका कंटेंट अच्छा है तो 1 या 2 से ज्यादा चैनल मत देखिए। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा चीजों में आप भटकते हैं आपका जो दिमाग है उतने ज्यादा फैक्ट्स को क्या करता है, भूलता रहता है। आप बहुत सारी चीजें पढ़ तो लेंगे लेकिन याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी देखिए आज और कल में आपका क्या है, जो पेट का एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यूपी SSSC आयोग बहुत ही जल्दी जो मुख्य सेविका है इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जारी कर देगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपने सिलेबस के पॉइंट को देखकर मेहनत करिए। ठीक है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो और हाँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा और साथ ही साथ आपको जो पॉइंट लगे कि आप ये पॉइंट भूल जाएंगे उन पॉइंट से शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।